तो हम लोग बात कर रहे थे FeCN6 इसके बारे में। यहाँ पे देखो हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं इसमें। हमें एक चीज पता थी कि जो Fe था इसके पास 4 नेगेटिव चार्ज था। तो जो Fe है, Fe यहाँ पे इसके अंदर इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई कैसे हमने Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। ऐसे ही एक और कॉम्प्लेक्स होता है FeCN6 और 3 नेगेटिव। इसके अंदर Fe जो है वो +3 स्टेट में होता है, ठीक है ना। अगर +2 में होता है तो उसको बोलते हैं फेरस, और अगर +3 में होता है तो बोलते हैं फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन हो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सवाल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe+2 है तो उसके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। देखो Fe का कितना था, 26 था ना एटॉमिक नंबर। तो जब आप +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल मतलब Fe+2 का निकाल लोगे तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 26 के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक। यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक? 26 ही हो गया ना, 2 4 10 12, अच्छा 18 2 20 और 26, ठीक है। बट क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है Fe+2 का, तो +2 का मतलब होता है कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलते। कहां से निकलते हैं? आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो बाहर वाली कक्षा होती है। तो बाहर वाली कक्षा कौन सी है? 4th वाली। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से निकलेंगे? S से। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6 और 4s0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका अंतिम अंतिम जो इसका मतलब जो इसका d ऑर्बिटल था, d सब सेल थी, उसके अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। अब यहां से आपसे कई सवाल पूछ सकता है, इससे कई सवाल बनते हैं। जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। पहला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के FeCN6 के अंदर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पूछ रहा है तो पहले आप उसके अंदर उसका आयन देखोगे, मेटल आयन कौन सा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और फिर जो उसका अंतिम सेल है, उसकी जो अंतिम जो उसकी कक्षा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3d था तो d में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? d में आपके 5 कक्षक होते थे, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अब एक बात समझो, देखो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो 3d6 है, ये जो Fe+2 है, ये कोई फ्री आयन नहीं है। मतलब अगर आपसे ये ना कह के कि इसके अंदर बताओ, आपसे केवल ये पूछता है कि बताओ Fe+2 के अंदर कितने अनपेयर्ड हैं, तो फिर आप ऐसे ही इसको निकालते। बट क्योंकि ये Fe+2 इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, FeCN6 के अंदर, और आपको एक चीज पता होगी कि जो लाइगेंड होते हैं ना, लाइगेंड, कुछ लाइगेंड आपके स्ट्रॉन्ग होते थे, कुछ लाइगेंड आपके वीक होते थे। ये कैसे पता लगता था हमें? इसके लिए हमें पता लगता था कि जब लाइगेंड मेटल के साथ अटैच होता है तो उस कंडीशन में
उस लाइगैंड का इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट क्या होता है, यानी कि वो लाइगैंड उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करा सकता है या नहीं करा सकता। जो लाइगैंड उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देगा, पेयर मतलब उनको जोड़े बना देगा, वो होता है स्ट्रॉन्ग लाइगैंड। और जो उनको पेयर नहीं करा पाता उनको बोलते हैं वीक लाइगैंड। ठीक है ना। तो जो CN था, CN एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगैंड था। CN एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगैंड था, इसलिए क्या करता है, पेयर करा देता है ये हम बाद में बताएंगे। एक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से लाइगैंड है और उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। वो हम जब CFT पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि CN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है। ठीक। तो भाई यहाँ पे FeCN6 के अंदर CN जो था वो स्ट्रॉन्ग लाइगैंड था, तो क्या करेगा वो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे इन चारों को पेयर करा देगा। और जब वो इन चारों को पेयर करा देगा, ये तो पहले ही पेयर है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसके पास सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड। क्या हो गए, ये सारे पेयर्ड। तो अगर आपसे पूछने लगा बताओ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड हैं, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आपको? हाँ जी। अगर मैं इसी तरह का यस सर। अगर मैं इसी तरह का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख दूं आपके यहाँ पे, FeCl6 4 नेगेटिव। Cl जो है वो वीक लाइगैंड होता है। Cl जो था वो वीक लाइगैंड होता था। ठीक है। तो इसलिए वो पेयर नहीं करा पाएगा। तो अगर Cl होता है यहाँ पे इस कंडीशन में, तो क्या होता, कितने अनपेयर्ड होते, 4 ही होते फिर, क्योंकि वो पेयर नहीं करा पाता। बात समझ रहे हो? ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम VBT के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब एक बात और समझो यहाँ पे, अगर मान लिया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लो स्पिन। क्या बोलते हैं, लो स्पिन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं तो उनको बोलते हैं हम हाई स्पिन। देखो स्पिन का मतलब क्या होता है, जो इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। अगर स्पिन पेयर्ड हो गई, मतलब स्पिन के जोड़े बन गए, इनके सबके पेयर्ड हो गए सारे, तो इनकी स्पिन कम हो जाएगी, यानी कि लो स्पिन हो जाएंगे। बट अगर इसमें अनपेयर्ड ज्यादा है तो उनकी स्पिन ज्यादा रहेगी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, हाई स्पिन। तो हाई स्पिन हम उनको बोलते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई स्पिन हम उनको बोलते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो जी? हाँ भाई। जी सर। अब यहीं से आपसे एक सवाल और पूछ सकता है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर किसी मेटल के पास, किसी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर किसी मेटल के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड मतलब दो, दो मतलब डाई, तो उसको बोलते हैं हम डाई मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उनको हम, डाया मैग्नेटिक, यानी कि प्रति चुंबकीय। ठीक है। और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो हाई स्पिन है, तो उनको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक, यानी कि अणुचुंबकीय। अब जो ये अणुचुंबकीय होते हैं, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं। जो बात हमने बताई आपको समझ में आई इसमें? यस जी। सर। जो इससे इस जो ये आज जो हमने काम करवाया है ना, इसी से आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना। और ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, मतलब ये शुरुआत है यहाँ से। अभी तो हम थ्योरी पर गए ही नहीं, अभी तो हम थ्योरी से पहले की ही बात कर रहे हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हम क्या क्या चीजें उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप का हो सकता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लाइगेंड किस तरह से जोड़ रहा है, ये सब चीजें। अब
बात समझो इसके बाद। जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, सर एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट दोबारा बता दोगे? एक सेकंड। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया कि जैसे मान लिया किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला है, उसमें जब हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे है ना, तो अगर उसके अंदर यहाँ पे जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये FeCN6 वाला, इसके अंदर जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे, तो हमने देखा सारे पेयर्ड थे। तो सारे पेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। हाँ जी, क्या रहेगा वो इसका, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है। ओके सर। अच्छा, और अगर मान चलिए लिया, बढ़िया। अगर मान लिया मैं बात करता इसकी FeCl6 की, तो ये Cl जो था ये वीक लाइगेंड था। वीक का मतलब ये इनको पेयर नहीं करा पाता इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं इनको पेयर नहीं करा पाता ये। और जब पेयर नहीं करा पाएगा, इनके जोड़े नहीं बना पाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन। और हाई स्पिन वाले कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, यानी कि अणुचुंबकीय। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, इसके बाद देखो ये बात करते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर की। ये जो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ साथ जब हमने उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, मतलब हमने उनका मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। अब कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन, उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे म्यू से। ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये है सर कि एक बार स्ट्रोक लाइगेंड कौन कौन से हो? ये मैं आपको अभी सुनो, अभी मत डिस्कस करो उस चीज को, क्योंकि अभी वो कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। जब मैं आपको सारे लाइगेंड बताऊंगा ना, CFT पढ़ाऊंगा मैं, तब बताऊंगा मैं आपको स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन से को लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड तो मतलब सब स्ट्रॉन्ग भी होंगे और वीक भी होते हैं, ये अलग अलग कंडीशन के आधार पर होते हैं। ठीक है ना। सर आपकी वॉइस बीच बीच में फेड हो रही है। सभी को कट रही भाई? यस सर। अच्छा, मेरी आई थिंक मेरी तरफ से ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू नहीं है। अब मेरी तरफ से भी ठीक है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं से तो कोई दिक्कत होगी। चलो अभी ठीक आ रही है सॉरी सर, डाटा खत्म हो गया। तुम्हारा? यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, चलो देखो अभी ध्यान से, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर रखा है ये। ठीक, सुनो ध्यान से भाई। जो मैग्नेटिक मोमेंट था, बस ये थोड़ी देर का सेशन और बचा, फिर उसके बाद रोक लेंगे, कल करेंगे वो फिर। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू, इसको हम कैलकुलेट करते थे n × n+2 से। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था μ = √n × n+2। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसको लिख लेना, इस पे भी सवाल आएंगे पेपर में। आज की क्लास से आपको कम से कम 5-6 साल मिल जाएंगे, ज्यादा बेशक मिल जाए। ठीक है ना, जिन लोगों ने आज छोड़ दी उनको पता लग जाएगा। तो सर हाँ, कुछ नहीं। तो ये जो n था, n क्या था, n होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय है, तो हमने पढ़ा था डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता था कि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है ना, ऑल पेयर्ड होते हैं।
तो अनपेयर्ड तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो उसका म्यू जो हम निकालते हैं वो क्या रहेगा 0 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 0, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0, यानी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा 0। बट अगर कोई पैरामैग्नेटिक है, जैसे कि आपका पिछले वाला कंपाउंड ही था, कॉम्प्लेक्स आयन था FeCN6 और नेगेटिव, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड थे, कोई भी नहीं था, तो वो 0 हो गया। बट अगर मैं बात करता हूँ FeCl6 की, Cl6, ठीक है ना, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, FeCl6 4 नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड थे 4, और जब 4 अनपेयर्ड होंगे तो उसका म्यू आपको निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 4 गुना 6, 6 चौक 24, और 24 का वर्गमूल कितना आता है 5 पंजे 25, 4.9। बीएम जो था वो इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन, बीएम जो होता है वो इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हम उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल लेते हैं, ये सब चीजें वो मैंने आपको बताया। कैसे हम उसके अंदर बात करते हैं कि मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, या फिर वो हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ठीक। उसके अलावा सर बोहर क्या था? बोहर की बोहर उसकी मैग्नेट बीएम की। बोहर बोहर मैग्नेटोन बीएम, ये जो होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। तो अभी हमने ये पढ़ा है इसके लिए। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से इसके बारे में कई सारी चीजें बताई हैं, बस आज इसको इतना ही रखो। इसके बाद जो है हम इसको कल डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें